हेलो स्टूडेंट्स, आइए पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ पद परिचय। पद परिचय अर्थात पदों का परिचय देना। पद परिचय को पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि पद क्या है। पद सामान्य तौर पर हम समझते हैं कि पद शब्द होता है। शब्द को ही पद कहा जाता है, लेकिन हर जगह हम शब्द को पद नहीं कह सकते। जैसे कि हम यदि देखें तो यहाँ हमने शब्द है हमारा कमल। यदि ये शब्द ये कमल है तो ये शब्द है, लेकिन जब हम इसी कमल का प्रयोग किसी वाक्य में कर देते हैं, जैसे कि कमल का फूल सुंदर है, तो वाक्य में जब कमल का प्रयोग हुआ है तो ये कमल हमारा पद बन जाता है। तो कोई भी शब्द जब किसी वाक्य में प्रयोग किया जाता है या प्रयोग होता है तब वह पद कहलाता है, अन्यथा वह शब्द कहलाता है। जैसा कि हमने देखा, जब कमल को हमने सिर्फ कमल ही कहते हैं तो वह शब्द होता है, लेकिन जब कमल का वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है तो वह कमल एक पद बन जाता है, शब्द से पद में परिवर्तित हो जाता है। और पद परिचय अर्थात पद का परिचय देना। जो पद है उसका हम पूरा परिचय देंगे। जिस तरह हम अपना परिचय देते हैं, यदि कोई हमसे कहता है आप अपना परिचय दीजिए, तो हम अपना नाम बताते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन बताते हैं, अपनी जगह बताते हैं, बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में बताते हैं। उसी तरह पद का परिचय भी देना होता है। पद परिचय में जिस भी पद के परिचय के लिए हमसे कहा जाता है, उस पद का हम व्याकरण की दृष्टि से परिचय देते हैं, वही पद परिचय कहलाता है। तो पद परिचय की परिभाषा क्या होती है? किसी भी पद का व्याकरण की दृष्टि से परिचय देना या व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। तो पद परिचय देने के लिए हमें करना क्या है? पद परिचय जब हम बताते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का पद परिचय देना होता है। हमारे वाक्य में बहुत सारी चीज़ें प्रयोग होती हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण और अव्यय, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अब हम उनका परिचय देंगे, किस तरह देंगे, अब हम वो पढ़ते हैं। तो उससे पहले भी ये हमें पढ़ना यह है कि हमें परिचय देना किसका है। जैसे कि हमें सबसे एक चीज़ होती है परिचय देने के लिए संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है क्रिया, चौथा है विशेषण और पांचवा है क्रिया विशेषण और छठा है अव्यय। अव्यय के अंतर्गत हमारी कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। तो जब हमारे अव्यय का परिचय देने की बारी आती है तब हमें पहचानना होता है कि अव्यय का कौन सा भेद है, समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है या फिर विस्मयादि बोधक है, हम उसका परिचय देंगे। अब इन सारी चीज़ों में से जो मैंने आपको बताई, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण और अव्यय, इन सब का परिचय देना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें देखना है कि जो वाक्य हमें दिया गया है उस वाक्य में एक शब्द रेखांकित है अर्थात अंडरलाइन है। वह जो शब्द है वह आखिर क्या है? सबसे पहले हमें पहचानना होगा कि वह शब्द संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है या फिर अव्यय है। पहले हम यह पहचानेंगे और उसके बाद हम आगे यह बताएंगे कि अब उसका परिचय क्या है। तो उसके लिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम संज्ञा को देखते हैं। संज्ञा का पद परिचय कैसे देते हैं? हमारे पास हमें ये देखना है, संज्ञा का पद परिचय देने के लिए हमें सबसे पहले क्या बताना है? भेद, फिर लिंग, फिर वचन और फिर कारक। अर्थात जब हम संज्ञा का पद परिचय दे रहे होते हैं तो सबसे पहले हमें भेद बताना है। अर्थात संज्ञा के जो भेद होते हैं, कौन से भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो पहले हमें यह पहचानना है कि वह संज्ञा का कौन सा भेद है। फिर हमें बताना है लिंग, अर्थात लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। फिर बताना है वचन, वचन अर्थात संख्या, एक वचन है या बहुवचन है।
और फिर बताना है हमें कारक, अर्थात वह कारक कौन सा है। कारक की जो टेबल आती है कर्ता ने कर्म को करण से, उस टेबल के अकॉर्डिंग या उसके अनुसार हमें बताना है कि कारक क्या है। तो इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए इसका उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण है, संगीता ने बच्चों को गीत सुनाया। अब हम जो हमारा वाक्य है इसमें हमें संगीता जो है वो रेखांकित है, अर्थात संगीता को अंडरलाइन किया है, रेखांकित किया है। तो इसका मतलब बनता है कि हमें संगीता शब्द का पद परिचय देना है। तो सबसे पहले हम क्या पहचानेंगे? सबसे पहले हम पहचानेंगे कि संगीता जो है वह क्या है। संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है या फिर अव्यय है। अब हमने इसे संगीता को देखा और हमने इसे पहचाना कि ये संज्ञा है। अब जब संज्ञा है तो हमें इसका संज्ञा के आधार पर अब इसका पद परिचय देना है। और पद परिचय देने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें इसका भेद बताना है कि भेद कौन सा है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है। तो जब हम देखते हैं संगीता, संगीता किसी व्यक्ति विशेष के लिए कहा गया है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए कहा जाने के कारण ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर? व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर हमें बताना है लिंग, कि ये लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो संगीता एक स्त्रीलिंग है, एक महिला है, लड़की है, इसलिए ये स्त्रीलिंग है। तो हमने कॉमा लगाकर लिखा स्त्रीलिंग। उसके बाद हमें बताना है वचन, कि ये एक वचन है या बहुवचन है। संगीता ने अकेली ने बच्चों को गीत सुनाया है, तो संगीता क्या हुई? एक वचन हुई। तो यहाँ हमारा हो गया एक वचन। अब हमें बताना है कारक। कारक क्या है? संगीता ने बच्चों को गीत सुनाया, तो जो कार्य हो रहा है वह गीत सुनाने का हो रहा है। और गीत सुनाने का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? संगीता के द्वारा। तो कार्य करने वाला कौन होता है? कर्ता होता है, इसलिए ये हमारा कारक क्या हुआ? कर्ता कारक। तो जब हमें वाक्य में जो रेखांकित शब्द संगीता है उसका पद परिचय हमें देना है, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमने भेद के अनुसार पहचाना कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लिंग के आधार पर पहचाना स्त्रीलिंग है, वचन के आधार पर पहचाना एक वचन है, और कारक के आधार पर पहचाना कि कर्ता कारक है। तो ये जो कारक है ये हमारा उसी टेबल के अनुसार बदलता रहता है। जैसे कि हम एक और उदाहरण देखते हैं इसी वाक्य में, संगीता ने बच्चों को गीत सुनाया। अब हमारा अंडरलाइन है बच्चों। अब हमें सिर्फ और सिर्फ बच्चों पर ध्यान देना है, संगीता पर नहीं देना। अब हमें जो पद परिचय देना है वो बच्चों का देना है, बच्चों पद का देना है परिचय। तो हम क्या करेंगे? पर इसमें सबसे पहले हम ये पहचानेंगे कि ये क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है या अव्यय। तो हमने सबसे पहले पहचाना कि बच्चों हमारी संज्ञा है। अब संज्ञा है तो संज्ञा के अनुसार हमें क्या देखना है? भेद देखना है सबसे पहले कि कौन सा भेद है। ये है हमारा जातिवाचक, बच्चों, किसी भी बच्चों को जो बहुत सारे बच्चे हैं उनको संबोधित किया जा रहा है, किसी विशेष बच्चे को नहीं संबोधित किया जा रहा। यदि किसी बच्चे विशेष को संबोधित किया जाता तो ये व्यक्तिवाचक होता, जैसे कि संगीता में था। लेकिन यहाँ पर ये बहुत सारे बच्चों को संबोधित किया जा रहा है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो हमने इसका भेद पहचाना, जातिवाचक संज्ञा। अब हमें इसका लिंग पहचानना है, बच्चों को। तो बच्चों यानी कि पुल्लिंग, इसमें पुल्लिंग आ गया इसका लिंग के आधार पर। वचन क्या है? एक वचन या बहुवचन। संगीता जब था तो एक के लिए कहा जा रहा था, इसलिए एक वचन था। बच्चों यानी कि बहुत सारे, इसलिए यहाँ पर बहुवचन आ गया। अब कारक क्या है? यहाँ संगीता ने गीत सुनाया था तो वो कार्य कर रही थी, इसलिए कर्ता कारक था। अब यहाँ बच्चों को सुनाया जा रहा है, बच्चे सिर्फ सुनने का कार्य कर रहे हैं, सुनाने का नहीं कर रहे, बच्चों को सुनाया जा रहा है, इसलिए यहाँ कर्म कारक है। जैसे कि टेबल के अनुसार कर्ता ने कर्म को यानी कि बच्चों को, तो यहाँ कर्म कारक हो गया। तो अब हमारा इसका बच्चों का जो पूरा पद परिचय जब हम देते हैं तो क्या बनकर आता है? जातिवाचक, संज्ञा, पुल्लिंग, बहुवचन और कर्म कारक। तो इस तरह सबसे पहले हमें वाक्य में पहचानना है कि जो रेखांकित शब्द है वह संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है या फिर अव्यय है। और जब हम उसे पहचानेंगे उसके आधार पर हम उसका परिचय देंगे
और इसी तरह परिचय देंगे। जब हम संज्ञा का पद परिचय देंगे तो हमें क्या करना है, हमें उसका भेद बताना है कि वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद हमें भेद के बाद क्या बताना है, लिंग बताना है कि वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। उसके बाद हमें वचन बताना है कि एक वचन है या बहुवचन है। उसके बाद हमें कारक बताना है कि वह कारक कौन सा है, कर्ता है, कर्म है, करण है, अपादान है, संप्रदान है। ये जो पूरी हमारी एक टेबल होती है, एक सूची होती है, उसके आधार पर हमें कारक बताना है। तो ये 4 चीज़ें हमें बतानी है और इन चारों चीज़ों को हम बहुत आसानी से पहचान सकते हैं और इन चारों को बता देने से हमारा जो संज्ञा का पद परिचय है वो पूरा हो जाता है और इस पर हमें पूरे नंबर, जितने भी नंबर का हमें मिलता है करने के लिए, यदि हम इस तरह पहचान लेते हैं तो हमें पूरे नंबर मिल जाते हैं। तो संज्ञा का पद परिचय समझने के बाद अब हम शुरू करते हैं सर्वनाम का पद परिचय। सर्वनाम का पद परिचय देने के लिए हमें क्या क्या बताना होगा, हमें बताना होगा सबसे पहले भेद, या अर्थात सर्वनाम के भेद कौन कौन से हैं। कौन कौन से भेद होते हैं, भेद होते हैं, पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ये हमारे सर्वनाम के भेद होते हैं। अब हमें सबसे पहले भेद बताना होगा कि कौन सा भेद है, फिर बताना होगा लिंग, कि लिंग क्या है, फिर वचन और फिर कारक। इसमें भी हमें वही 4 चीज़ें बतानी है जो हमें संज्ञा में बतानी थी। कारण ये है क्योंकि सर्वनाम शब्द वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे मैं, तुम, वे, वह, इस तरह के। तो जो संज्ञा के का पद परिचय था जिसमें हमने 4 चीज़ें बताई थी, भेद, लिंग, वचन, कारक, तो वही 4 चीज़ें हमें सर्वनाम का पद परिचय देते हुए भी बतानी है। क्यों? क्योंकि सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं। तो उसी का उदाहरण हम देखते हैं। उदाहरण है, मैंने एक पौधा लगाया। तो अब यहाँ पर हमारा रेखांकित क्या है, मैंने जो भी, जिस व्यक्ति ने भी पौधा लगाया है उस की जगह, उसके नाम की जगह, उस संज्ञा की जगह सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ है, मैंने। तो मैंने यहाँ पर हो गया सर्वनाम। अब हमने सबसे पहले पहचान लिया कि ये क्या है, ये है सर्वनाम। अब इसके पद परिचय के अनुसार हमें बताना है सबसे पहले भेद, कौन सा भेद है ये। हमने जो अभी 6 भेद पढ़े इसके, कि पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक, जो हमने पढ़े उसमें से कौन सा भेद है। ये मैंने एक किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। उनमें से कौन सा है, उनमें जब हम 2 व्यक्ति हैं, एक बोल रहा है, एक सुन रहा है। बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए जब कोई बात कहता है तो वहाँ उत्तम पुरुषवाचक होता है, और जब सुनने वाले के लिए कोई बात कहता है तो मध्यम पुरुषवाचक होता है, और जब बोलने वाला सुनने वाले से किसी थर्ड पर्सन, किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई बात कहता है तो वह अन्य पुरुषवाचक होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अपने लिए कहा जा रहा है, मैंने एक पौधा लगाया, तो हमारा हो गया उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हमें बताना है लिंग, कि वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। ये बात यदि कोई महिला कह रही है कि पौधा लगाया तो वह भी मैंने कहेगी, यदि कोई पुरुष कह रहा है तो वो भी यही कहेगा, मैंने कहा। तो यहाँ पर यदि हम स्त्रीलिंग लिखते हैं तो भी और पुल्लिंग लिखते हैं तो भी दोनों स्थितियों में सही हो जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पर ऑब्लिक लगा के आपको समझाने का प्रयास किया है कि यहाँ पर ये स्त्रीलिंग भी सही है और पुल्लिंग भी सही है। अब तीसरी चीज आती है वचन, कि यह एक वचन है या बहुवचन है। मैंने एक पौधा लगाया, हमने नहीं, मैंने यानी कि एक व्यक्ति ने, तो यहाँ पर हो गया एक वचन। अब हमें कारक बताना है, कारक कौन सा है, मैंने पौधा लगाया है। जो पौधा लगाने का कार्य किया जा रहा है वो मैंने के द्वारा किया जा रहा है और मैंने का ही हम परिचय दे रहे हैं। तो ये कौन सा कारक हुआ, ये हुआ हमारा कर्ता कारक। तो जब इस वाक्य में मैंने एक पौधा लगाया में हम मैंने सर्वनाम का पद परिचय देते हैं तो कैसे बनेगा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग दोनों ही सही है, एक वचन और कर्ता कारक। तो हमारा सर्वनाम का पद परिचय यहाँ पर सही और पूरा हो जाता है। यदि हम इस तरह 4 चीजें पहचान लेंगे तो हमारा सर्वनाम का पद परिचय पूरा हो जाता है। इसके अब हमने संज्ञा का पद परिचय पढ़ा और सर्वनाम का पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं क्रिया का पद परिचय। जब हम
क्रिया का पद परिचय देते हैं तो उस समय हमें क्या क्या बताना है। इसमें थोड़ा सा बदलाव है। इसमें है, पहले हमें भेद बताना होगा कि कौन सी क्रिया है, क्रिया का कौन सा भेद है। अर्थात क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। जहाँ पर क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती है वहाँ पर सकर्मक, और जहाँ कर्म की आवश्यकता नहीं होती है वहाँ अकर्मक। अब पहले हमने भेद बताया, फिर उसके बाद लिंग बताया, फिर वचन बताया, उसके बाद हम बताएंगे वाच्य, कर्तवाच्य है, कर्मवाच्य है या फिर भाववाच्य है। वाच्य के पाठ में हमने पढ़ा था, विस्तार से पढ़ा था कि कर्तवाच्य कहाँ होता है, कर्मवाच्य कहाँ होता है, भाववाच्य कहाँ होता है। यहाँ मैं आपको संक्षेप में बता दूंगी। उसके बाद हम बताते हैं काल। काल कौन सा है? काल अर्थात समय, वर्तमान काल है, भूतकाल है या भविष्य काल है, कौन सा काल है। तो सबसे पहले हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है हमारा, बच्चे ने आइसक्रीम खाई। तो क्रिया अर्थात जो कार्य हो रहा है, कार्य कौन सा हो रहा है? खाने का कार्य हो रहा है। यहाँ पर हमारा अंडरलाइन शब्द हमें रेखांकित शब्द में मिलता है खाई। अब खाई को सबसे पहले हम पहचानेंगे, क्या है? संज्ञा है? नहीं। सर्वनाम है? नहीं। तो ये क्या है? ये है हमारी क्रिया, क्योंकि खाने का कार्य हो रहा है और वही हमारा रेखांकित है, तो खाई हमारी क्रिया हो जाती है। अब हम जब इसका पद परिचय देंगे तो सबसे पहले पहचानेंगे इसका भेद। भेद क्या है? भेद हमें पहचानना है कि ये सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। भेद ये पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, हम वाक्य की जो मुख्य क्रिया है उसमें हम जो हमारे बहुत सारे प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, क्या, कब, क्यों, किसे, कौन, कहाँ, इन सब में से क्या और किसे, सिर्फ दो शब्द क्या और किसे, इन्हें लगाकर प्रश्न पूछेंगे। क्या खाई, किसे खाई, इस तरह दो प्रश्न पूछेंगे। यदि दोनों में से किसी एक का भी जवाब मिल जाता है, उत्तर मिल जाता है, या दोनों का मिल जाता है, तो दोनों ही परिस्थितियों में हमारी सकर्मक क्रिया होगी, अन्यथा अकर्मक क्रिया होगी। तो हमारा क्रिया है खाई। क्या खाई, हमें उत्तर मिल जाता है आइसक्रीम खाई, तो यहाँ हमारी क्रिया हो गई सकर्मक क्रिया। तो हमारा भेद हो गया सकर्मक क्रिया। अब हमें बताना है लिंग। लिंग जो हमें बताना है, जो हमारी रेखांकित क्रिया है उसी के अनुसार बताना है। खाई, यदि होता खाया, तो खाया और खाई दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो यहाँ है खाई यानी कि स्त्रीलिंग, और यदि खाया होता तो पुल्लिंग होती। तो यहाँ पर हमारा लिंग क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। अब आता है वचन। वचन एक वचन है या बहुवचन है। बच्चे ने आइसक्रीम खाई, खाई यानी कि एक खाई, तो एक खाई तो एक वचन हो गया। यदि होता बच्चे ने आइसक्रीम खाई, खाई यानी कि बहुत सारी खाई, तो बहुवचन हो जाता। अब यहाँ पर हमारा क्या? एक वचन। अब हमें वाच्य बताना है। तो वाच्य हमारा कर्तवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य है। अब हमें यह बताना है। तो बहुत साधारण सी बात है कि वाक्य में कर्ता के बाद हमारा से या के द्वारा लगा हुआ नहीं है, इसलिए हमारा कर्तवाच्य हो गया। अन्यथा हम तब देखते कि जब हमारा से या के द्वारा लगा होता, तब हमें ये पहचानना होता कि कर्मवाच्य है या भाववाच्य है। तो हम पहचान लेते, यदि क्रिया हमारी सकर्मक है तो कर्मवाच्य है, और यदि अकर्मक है तो भाववाच्य है। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कर्ता जो है बच्चा, उसके बाद से या के द्वारा नहीं है, तो हमारा ये हो गया कर्तवाच्य। तो यहाँ हमारा आ गया वाच्य, हो गया कर्तवाच्य। काल, काल यानी कि वर्तमान काल है, भूतकाल है या भविष्य काल है। यदि होता कि बच्चा आइसक्रीम खाता है, तो वर्तमान काल हो जाता खाई, यानी कि खाने का कार्य हो चुका, पहले समय में हो चुका, तो वो भूतकाल हो गया। या ये होता कि बच्चा आइसक्रीम खाएगा, तो हमारा भविष्य काल हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है बच्चे ने आइसक्रीम खाई, यानी कि खाने का कार्य वह कर चुका है, तो हमारी क्रिया, हमारा काल हो जाता है भूतकाल। तो जब हमारा जो वाक्य है बच्चे ने आइसक्रीम खाई में खाई क्रिया का हमें पद परिचय देना है, तो हमारा पद परिचय किस प्रकार बनेगा? सबसे पहले भेद के अनुसार सकर्मक क्रिया, लिंग के अनुसार स्त्रीलिंग, वचन के अनुसार एक वचन, वाच्य के अनुसार कर्तवाच्य, और काल के अनुसार हमारा भूतकाल। तो हमारा ये पूरा पद परिचय हो गया। इस तरह यदि हम करेंगे कि हमने भेद बता दिया, लिंग बता दिया, वचन बता दिया, वाच्य बता दिया और काल बता दिया, तो हमें क्रिया के पद परिचय में हमें जितने भी मार्क्स का हमारा पद परिचय है वह हमें
पूरे नंबर मिल जाते हैं। बस थोड़ा सा हमें ध्यान देना है कि हमें क्या क्या बताना है, हमें ये सारी चीज़ें याद रखनी है कि हमें किस शब्द के पद परिचय में क्या क्या बताना है। यदि हम यह याद रखेंगे तो हमें इसके लिए बताना बहुत आसान हो जाता है। तो अब क्रिया का पद परिचय देखने के बाद हम देखते हैं विशेषण का पद परिचय। विशेषण का पद परिचय बताने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है विशेषण क्या है। विशेषण वो शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वे शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो विशेषण का पद परिचय बताने के लिए हमें क्या क्या करना है, हमें सबसे पहले बताना है भेद, अर्थात विशेषण का कौन सा भेद है। विशेषण का कौन सा भेद, अर्थात विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। हमें 4 भेद होते हैं। उन 4 भेद में से कौन सा भेद है, सबसे पहले यह पहचानना है। फिर हमें लिंग पहचानना है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। फिर हमें पहचानना है वचन की एक वचन है या बहुवचन है। फिर हमें पहचानना है विशेष्य कि किस विशेष्य की विशेषता बता रहा है, अर्थात विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा होता है वह संज्ञा या सर्वनाम विशेष्य होता है। तो विशेष्य बताना है। अब इसका उदाहरण है हमारा, लाल गुलाब बहुत सुंदर है। यदि ये वाक्य है और इसमें लाल को हमारा रेखांकित किया हुआ है तो सबसे पहले तो हमें यह पहचानना है कि जो लाल रेखांकित है वह हमारा क्या है, संज्ञा है नहीं, सर्वनाम है नहीं, क्रिया है नहीं, विशेषण है हाँ, ये विशेषण है। अब विशेषण है तो इसी आधार पर हम बताएंगे इसका पद परिचय। तो पहले बताना है इसका भेद। ये भेद कौन सा है, गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है या सार्वनामिक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण कहाँ होता है, जब किसी भी रूप, रंग, आकार के आधार पर कोई विशेषता बताई जाती है तो वो गुणवाचक विशेषण हो जाता है। संख्यावाचक विशेषण जब संख्या, गिनती के आधार पर विशेषता बताई जाती है तो वहाँ संख्यावाचक हो जाता है। जब परिमाणवाचक कहाँ होता है, जब मात्रा, क्वांटिटी बताई जाती है तो वहाँ पर हमारा परिमाणवाचक विशेषण हो जाता है। और जब हमारा सार्वनामिक विशेषण कहाँ होता है, वो तब होता है जब कोई भी सर्वनाम शब्द, मैं, हम, तुम, यह, वह, जो सर्वनाम शब्द है वो किसी संज्ञा के पहले लगकर उस संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है, तब सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। तो अब हमें ये पहचानना है कि इनमें से कौन सा भेद है। ये हमारा भेद आता है लाल गुलाब, गुलाब की विशेषता बता रहा है तो यहाँ पर हमारा उसका गुण बता रहा है तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाता है। तो उसके भेद के आधार पर हमारा हो गया गुणवाचक विशेषण। अब हमें बताना है लिंग। लिंग स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, लाल ना, तो यदि होता लालिमा तो हमारा होता स्त्रीलिंग, लेकिन यहाँ पर है लाल तो लाल हो गया हमारा पुल्लिंग। अब आता है वचन, एक वचन है कि बहुवचन है। लाल गुलाब बहुत सुंदर है यानी कि एक है, एक ही गुलाब के बारे में बात हो रही है, लाल गुलाब, तो यहाँ पर हमारा एक वचन हो गया। अब हमें बताना है विशेष्य, किस विशेष्य की का वो विशेषण है। विशेष्य क्या बताया मैंने आपको, विशेष्य बताया जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की वो विशेषता बता रहा हो वह विशेष्य होता है। तो ये जो लाल है ये किसकी विशेषता बता रहा है, गुलाब की। गुलाब जो है ये हमारी संज्ञा है, गुलाब संज्ञा है, गुलाब संज्ञा की विशेषता बता रहा है, या ये कहिए कि गुलाब संज्ञा का विशेषण है ये लाल, इसलिए विशेष्य क्या हुआ हमारा, गुलाब। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, गुलाब विशेष्य का विशेषण। तो जब हम अपने उदाहरण लाल गुलाब बहुत सुंदर है में रेखांकित शब्द लाल जो कि विशेषण है इसका पद परिचय देते हैं तो हमारा पद परिचय इस के अनुसार क्या बन जाता है, गुणवाचक विशेषण, पुल्लिंग, एक वचन और गुलाब विशेष्य का विशेषण। तो ये हमारा विशेषण का पद परिचय हो जाता है। इस तरह हमें विशेषण का पद परिचय पूरा कर देना है। तो अब हम इसके बाद क्या पढ़ते हैं, क्रिया विशेषण का पद परिचय। क्रिया विशेषण के पद परिचय में हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले देखना है कि क्रिया विशेषण क्या है। क्रिया विशेषण वहाँ होता है जब वाक्य में जो क्रिया है, वाक्य में जो भी क्रिया है अर्थात जो काम हो रहा है उस क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि
यदि हम उदाहरण देखते हैं तो हमारा उदाहरण है मोहन अभी आया है। ये जो है हमारा, अब इसमें रेखांकित है अभी। अभी को जब हम पहचानते हैं तो हम देखते हैं कि संज्ञा है नहीं, सर्वनाम है नहीं, क्रिया है नहीं, विशेषण है नहीं, क्रिया विशेषण है हाँ, ये हमारा क्रिया विशेषण है। तो अब यदि हमने पहचान लिया कि ये क्रिया विशेषण है तो अब हमें इसे का क्रिया विशेषण के अनुसार ही इसका परिचय देना होगा। तो जब हम क्रिया विशेषण का परिचय देंगे तो हमारा परिचय में क्या बताना होगा, सबसे पहले हमें भेद बताना होगा। क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है, अर्थात क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। सबसे पहला होता है रीतिवाचक। रीति अर्थात तरीका, जिसमें उस क्रिया के होने का तरीका बताया जाता है कि क्रिया जो हो रही है वो किस तरह से हो रही है। दूसरा आता है हमारा कालवाचक। काल अर्थात समय, किस समय में हो रही है, हमें क्रिया वह बतानी है कि हमारी क्रिया जो हुई है वह किस समय हुई है। तीसरा आता है स्थानवाचक, कि हमारी क्रिया कहाँ हो रही है। यदि जगह के बारे में या स्थान के बारे में बताया जाता है तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाती है। उसके अलावा उसका चौथा पार्ट है या चौथा भाग है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। विशेषण में भी परिमाणवाचक था और क्रिया विशेषण में भी परिमाणवाचक होता है। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हमारा कहाँ होता है, जहाँ क्रिया की मात्रा बताई जाती है कि क्रिया कितनी मात्रा में हो रही है, तो वहां पर हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है। तो सबसे पहले हमें भेद पहचानना होगा कि क्रिया विशेषण का भेद कौन सा है। काल रीतिवाचक है, कालवाचक है, स्थानवाचक है या परिमाणवाचक है। फिर हमें बताना होगा विशेष्य। हमें इसमें 2 ही चीजें बतानी है। दूसरा बताना है विशेष्य अर्थात जिसकी विशेषता बता रहा है। विशेष क्रिया विशेषण है तो विशेषता किसकी बता रहा है, क्रिया की। तो जो क्रिया है, जिस क्रिया की वो विशेषता बता रहा है वो क्रिया हमारी विशेष्य होगी। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर नोट किया है विशेष्य, उसके आगे मैंने ब्रैकेट में लिखा है वह क्रिया जिसकी विशेषता बताई है। इस क्रिया विशेषण ने जो हमारे वाक्य में है, वो जिसका हम पद परिचय दे रहे हैं, वो क्रिया विशेषण वाक्य में प्रयुक्त जिस क्रिया की विशेषता बताता है वो क्रिया हमारी विशेष्य हो जाती है। हमें ये 2 चीजें बतानी है, सबसे पहले भेद और फिर वो क्रिया जिसकी वो विशेषता बता रहा है या जिसका वो विशेषण है। तो हमारा उदाहरण क्या था, मोहन अभी आया है। तो अभी को हमने रेखांकित किया है। तो अभी क्या है, अब हमें ये इसका सबसे पहले भेद बताना है। इसका पद का परिचय बताने के लिए हमने ये तो पहचान लिया कि हमारा क्रिया विशेषण है, लेकिन अब हमें ये बताना है कि ये भेद कौन सा है, रीतिवाचक है, कालवाचक है, स्थानवाचक है या परिमाणवाचक है। अभी आया है तो ये हमें तरीका नहीं बता रहा तो रीतिवाचक नहीं हुआ। ये अभी आया है समय बता रहा है तो इसलिए ये हमारा कालवाचक हुआ। ये जगह भी नहीं बता रहा है इसलिए स्थानवाचक नहीं है। ये मात्रा या क्वांटिटी नहीं बता रहा है इसलिए परिमाणवाचक नहीं है। तो ये हमारा हो गया अभी आया है, ये समय बता रहा है कि जो मोहन है वो आया है, अभी आया है, इसलिए ये कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। अब हमारी वाक्य में क्रिया क्या है, आया है, आने की विशेषता बता रहा है। तो हमारी क्रिया क्या हुई, आया है। तो आया है हमारा विशेष्य हो गया जिसकी ये विशेषता बता रहा है, या ये कहिए कि जिसका ये विशेषण है, तो वो हमारी क्रिया हो गई। वो विशेष्य हो गया जिसकी वो विशेषता बता रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, आया है विशेष्य का विशेषण। विशेष्य के आगे मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है क्रिया, अर्थात आया है हमारी क्रिया है, उस क्रिया की विशेषता बता रहा है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं आया है क्रिया का विशेषण, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं आया है विशेष्य का विशेषण। लेकिन यदि हम ऐसे लिखेंगे आया है विशेष्य का विशेषण, तो हमें ब्रैकेट में क्रिया लिखनी होगी, ताकि हमें कहीं जो भी कोई हमारी कॉपी चेक करेगा, जो भी कोई हमारी कॉपी देख रहा होगा, उसे किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो कि हमें कम पता है या नहीं पता है। तो जब हमें ये पता है कि हमारी जो मुख्य क्रिया है आया है, उस क्रिया का विशेषण है ये, या आया है क्रिया विशेष्य है और उस विशेष्य का विशेषण है, तो हम अपनी बात को स्पष्ट रूप में यहाँ पर लिखेंगे कि जिससे कि यदि हम परीक्षा में इस तरह से कार्य कर रहे हैं और परीक्षा में हमारी कॉपी जांची जा रही है, तो हमारा किसी भी परिस्थिति में नंबर या अंक कम होने की कोई गुंजाइश ही ना हो। हमें पता है तो हमें पूरे अंक मिलने ही चाहिए। इसलिए हमें अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए ब्रैकेट में लिख देना है क्रिया,
कि ये जो हमारा विशेष्य है, आया है विशेष्य, ये क्रिया है, इसका ये विशेषण है। तो ये हमारा क्रिया विशेषण का पद परिचय हुआ। तो क्रिया विशेषण के पद परिचय में हमें मात्र 2 चीजें बतानी थी, जबकि बाकी में हमें 4 या 5 बतानी थी। इसमें हमें मात्र 2 बातें बतानी है। पहला भेद बताना है, दूसरा विशेष्य बताना है। विशेष्य कौन सा? वह क्रिया जिसकी वह विशेषता बता रहा है, तो वह क्रिया हमें बतानी है। अब हम बताते हैं अव्यय का पद परिचय। अगला आता है हमारा अव्यय का पद परिचय। अव्यय में हमें 3 मैंने भाग बताए थे, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। तो सबसे पहले हम देखते हैं समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अव्यय का हम जब परिचय देते हैं तो हमें सबसे पहले क्या है, जो वाक्य है हमारा, उसमें जो शब्द रेखांकित है, हमें सबसे पहले पहचानना होगा कि वह अव्यय है। संज्ञा है नहीं, सर्वनाम है नहीं, क्रिया है नहीं, विशेषण है नहीं, क्रिया विशेषण है नहीं, वह अव्यय है? हाँ, वह अव्यय है। यदि अव्यय है तो उसको कौन सा, उसका भेद है, कौन सा पहचानना है, हमें ये पहचानना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी पहचान लिखेंगे कि वो कौन सा है, समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है, या फिर हमारा विस्मयादि बोधक है। उसके बाद हमें बताना है योजित शब्द, कि जिसको जो बता रहे हैं वो योजित अर्थात उनको जोड़ने वाला शब्द है या वाक्य। योजित शब्द या वाक्य, उन यो जो जोड़ता है वो होता है योजक। योजित अर्थात जिन्हें वो जोड़ता है, वो शब्द या वाक्य हमें बताने हैं कि जिन्हें उसने जोड़ा है। तो जब हमारा इसका समुच्चय बोधक का पद परिचय हम बताते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय का, तो क्या होता है, तो हमारा उदाहरण जैसे हमारा है, वह निर्धन है परंतु ईमानदार है, ये हमारा वाक्य है। इसमें हमें रेखांकित मिला है परंतु। अब परंतु हमारा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण कुछ नहीं है, हमने पहचान लिया, लेकिन कि ये अव्यय है ना। अव्यय है तो अव्यय कौन सा है, अब हमें इसकी पहचान लिखनी है। पहचान लिखनी है कि ये संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है या विस्मयादि बोधक है। तो अब हमने ये पहचाना कि ये समुच्चय बोधक है। क्यों? क्योंकि ये 2 को जोड़ रहा है। जब कोई भी योजक शब्द 2 उपवाक्यों को या 2 वाक्यों को या 2 शब्दों को जोड़ रहा होता है, योजक का काम कर रहा होता है, उन्हें जोड़ने का काम कर रहा होता है, तो वो योजक होता है। और यहाँ पर जो हमारा रेखांकित परंतु है, ये 2 उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, इसलिए ये समुच्चय बोधक अव्यय है। तो हमने इसकी यहाँ जब इसका पद परिचय दिया तो क्या लिखा, सबसे पहले हम लिखेंगे समुच्चय बोधक अव्यय, कि हमने इसकी पहचान बता दी, ये अव्यय कौन सा है, समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है या विस्मयादि बोधक। तो हमें पहचान पड़ गई कि यदि ये 2 उपवाक्यों को जोड़ रहा है तो ये हमारा समुच्चय बोधक अव्यय है। तो हमने सबसे पहले लिखा समुच्चय बोधक अव्यय। अब हमें वो योजित शब्द या वाक्य बताने हैं जिनको इसने जोड़ा है, जिनका ये योजक है। ये परंतु जो है ये योजक है, और किन वाक्यों का या किन शब्दों का योजक है, उन योजित शब्दों को या वाक्यों को हमें बताना है। तो हम जब अपने उदाहरण में देखते हैं तो एक उपवाक्य है वह निर्धन है, दूसरा उपवाक्य है वह ईमानदार है। इन 2 उपवाक्यों को जोड़ा है इसने, इन 2 उपवाक्यों का योजक है। तो किन्हें जोड़ा है, वो योजित है। तो किन्हें जोड़ा है, वह निर्धन है और वह ईमानदार है। तब हम क्या लिखेंगे, वह निर्धन है और वह ईमानदार है, इन 2 उपवाक्यों का योजित शब्द। यदि हम इतना लिख देते हैं तो हमारा समुच्चय बोधक अव्यय का पद परिचय पूरा हो जाता है। इसमें भी हमें क्रिया विशेषण की भांति ही 2 चीजें बतानी है। सबसे पहले पहचानना है कि यह अव्यय है तो कौन सा है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है या विस्मयादि बोधक है। दूसरा हमें बताना है कि ये किन योजित शब्दों को या किन योजित वाक्यों को जोड़ रहा है, या उन किन किन योजित वाक्यों या किन योजित शब्दों का ये योजक है। ये 2 चीज बताते हैं तो हमारा समुच्चय बोधक अव्यय का पद परिचय पूरा हो जाता है। अब हम देखते हैं संबंध बोधक अव्यय का पद परिचय। जब हम अगला अव्यय बताते हैं संबंध बोधक, संबंध बोधक अव्यय के बारे में जब हम बताते हैं तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है एक तो पहचान कि वह समुच्चय बोधक अव्यय है, संबंध बोधक अव्यय है या विस्मयादि बोधक अव्यय है, जैसा कि हमने समुच्चय बोधक अव्यय में पहचाना। फिर उसके बाद हमें पहचानना है संबंधी शब्द, किन शब्दों के बीच वह संबंध बता रहा है, उन शब्दों को हमें पहचानना है और उन्हें बताना है। तो हमारा उदाहरण आता है, मेरे घर के सामने पार्क है। तो हमारा रेखांकित क्या है, के सामने,
के सामने हमारा ये रेखांकित है। अब इसमें हमें पहचानना है कि ये हमने ये पहचान लिया कि ये अव्यय है। अब हमें पहचानना है कि समुच्चय बोधक अव्यय है, संबंध बोधक अव्यय है, या फिर हमारा विस्मयादि बोधक अव्यय है। तो हम पहचानते हैं कि यह हमारा संबंध बोधक अव्यय है। तो हम सबसे पहले जब इसका परिचय देंगे तो क्या लिखेंगे, संबंध बोधक अव्यय। सबसे पहले हमने इसकी पहचान बता दी कि ये संबंध बोधक अव्यय है। अब हमें इसके संबंधी शब्द बताने हैं कि किन शब्दों के बीच इससे संबंध बताया जा रहा है। तो हम अपने उदाहरण को फिर से पढ़ते हैं। मेरे घर के सामने पार्क है, तो इसने किसके बीच संबंध बताया, घर के और पार्क के बीच संबंध बता दिया कि इन घर के सामने पार्क है। तो इन दोनों के बीच संबंध जब इसने बताया तो ये जो हमारा संबंधी शब्द हमें बताना था, तो ये हमारा क्या बनता है, घर और पार्क में संबंध, कि इन दोनों के बीच इसने संबंध बताया है। इसमें भी हमें मात्र दो ही चीजें बतानी है। सबसे पहले हमें पहचान लेना है कि ये कौन सा अव्यय है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, या फिर विस्मयादि बोधक है। फिर हमें इसके संबंधी शब्द बताने हैं कि हमारे उदाहरण में जिन शब्दों के बीच इसने संबंध बताया है वो शब्द कौन कौन से हैं। जैसे कि हमारे उदाहरण में घर और पार्क के बीच संबंध बताया है कि घर के सामने पार्क है, तो हमारे यहाँ पर आ गया घर और पार्क में संबंध। तो यहाँ इस तरह से हमारा संबंध बोधक अव्यय हो जाता है और बिल्कुल सही हो जाता है। अब हम देखते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय हमारा कैसे होता है। तो विस्मयादि बोधक अव्यय को पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, हमें क्या करना है, सबसे पहले तो वही पहचान करनी है कि यह कौन सा अव्यय है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, या विस्मयादि बोधक है। फिर उसके बाद हमें भाव बताना है, क्या भाव आ रहा है हमारा, दुख का, खुशी का, आश्चर्य का, परेशानी का, शाबाशी, क्या भाव आ रहा है वो भाव बताना है। तो हमारा उदाहरण आता है, अरे तुम कब आए। तो हमारे इस वाक्य में हमारा रेखांकित है अरे। अरे के अब ये रेखांकित है। अब हमें पहचानना है ये कौन सा अव्यय है। इसको पहचानना बहुत सरल होता है। क्यों? क्योंकि जिस शब्द को रेखांकित किया गया है उसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह को देखकर हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाता है कि ये हमारा विस्मयादि बोधक अव्यय है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जब इसका परिचय देंगे, विस्मयादि बोधक अव्यय। अब फिर हमें भाव बताना है। क्या भाव बताना है? अब हम इस वाक्य को पढ़ते हैं, अरे तुम कब आए। तुम कब आए, तो आश्चर्य का भाव दिखाया जा रहा है कि आश्चर्य हुआ, अरे तुम कब आए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कॉमा लगाकर आश्चर्य का भाव। तो दो चीजें ही हमें बतानी थी। सबसे पहले यह पहचान करनी थी कि यह अव्यय का कौन सा भाग है, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, या विस्मयादि बोधक। तो हमने पहचान लिया कि ये विस्मयादि बोधक अव्यय है। फिर हमें भाव बताना था कि हमारे वाक्य में और विशेषकर रेखांकित शब्द में कौन सा भाव दर्शाया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा अरे यानी कि चौंकने वाला, आश्चर्य का भाव दिखाया जा रहा है, तो हमने लिख दिया आश्चर्य का भाव। तो अब यहाँ हमने सीखा कि किस तरह पद परिचय को हम बहुत आसान तरीके से हल कर सकते हैं। हमने संज्ञा का पद परिचय सीखा, सर्वनाम का सीखा, क्रिया का सीखा, क्रिया विशेषण का सीखा और अव्यय का सीखा। अव्यय के तीनों भागों संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक का सीखा। तो अब पद परिचय को हम बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं, लेकिन बस हमें ये याद रखना है कि हमें किस चीज़ का या किस पद का परिचय देते समय क्या क्या बातें बतानी है। एक तो हमें यह याद रखना है कि हमें किस में क्या चीज़ का परिचय देना है। ये पहचानना हमें आना चाहिए कि हम जिसका परिचय दे रहे हैं वह संज्ञा है, सर्वनाम है या क्या है, उसको पहचानना आना चाहिए, उसके हमें भेद पता होने चाहिए। दूसरा, हमें यह पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ का पद परिचय देना है, तो उसमें हमें क्या क्या बातें बतानी हैं। यदि हम इतनी थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखेंगे और इन्हें ये कहिए कि याद कर लेंगे, तो हमें पद परिचय देना बहुत आसान हो जाएगा और हमारा पद परिचय हर बार बिल्कुल सही और पूरे अंकों को दिलाने वाला हो जाएगा। तो हमारा पद परिचय करना बहुत आसान है। हम पद परिचय को बहुत आसानी से कर सकते हैं बिना किसी चिंता के, बिना किसी परेशानी के। लेकिन बस हमें ये छोटी छोटी सी चीज़ें ध्यान रखनी है। और दूसरी चीज़, अभ्यास की आवश्यकता है। यदि हम अभ्यास करते रहेंगे तो पद परिचय हमारे लिए बाकी व्याकरण की सारी चीज़ों की तरह ही आसान हो जाएगा। तो यहीं पर हमारा पद परिचय का पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।